नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, प्राचीन रेशम मार्ग। ये सिर्फ कोई व्यापार का रास्ता नहीं था, ये तो सभ्यताओं को जोड़ने वाला एक पूरा नेटवर्क था जिसने कह सकते हैं दुनिया को बदल दिया। हमारे पास कुछ अकादमिक लेख और विश्लेषण हैं। कोशिश रहेगी कि इसके सबसे महत्वपूर्ण और मजेदार पहलू सामने लाएं। तो शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत चीन के हान राजवंश के समय, है ना, लगभग पहली दूसरी सदी ईसा पूर्व, जब वो राजदूत झांगक्यान उन्हें पश्चिम भेजा गया था। उन्हें तो शायद सिल्क रोड का पिता भी कहते हैं। अच्छा, नाम तो है रेशम मार्ग, पर क्या ये सिर्फ रेशम के बारे में था? मतलब चीन से रेशम तो जाता था, पर बस इतना ही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम थोड़ा कह सकते हैं भ्रामक है। रेशम सबसे कीमती और मशहूर चीज थी जो पश्चिम जाती थी, ये सच है। लेकिन ये एक दो तरफा लेन देन था, बहुत बड़ा। सोचिए, पश्चिम से सोना, चांदी, कांच, ऊन, घोड़े, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें जैसे अखरोट, अंगूर, तरबूज, ये सब चीन पहुँचे। और चीन से रेशम तो था ही, पर मसाले, कीमती पत्थर और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी, जैसे कागज बनाना, छपाई और हाँ, बारूद भी। वाह। जी हाँ, ये सब इसी नेटवर्क से दुनिया में फैला। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक सीधी सड़क नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये जमीनी और समुद्री रास्तों का एक पेचीदा जाल था। चीन, मध्य एशिया, भारत, पारस, अरब, यूरोप, अफ्रीका, सब जुड़े थे। तो मतलब सामान के साथ साथ आइडियाज, विचार भी खूब चले इस पर। बिल्कुल सही, विचारों का महामार्ग भी कह सकते हैं इसे। शायद सबसे बड़ा उदाहरण है बौद्ध धर्म। हाँ, बौद्ध धर्म, वो तो भारत से ही फैला था ना? जी, भारत से निकलकर इसी मार्ग के जरिए मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक पहुंचा। और इसके सबूत आज भी हैं, जैसे शिनजियांग की खिजिल गुफाएं या दुनवांग की मोगाओ गुफाएं। हजारों वर्ग मीटर पेंटिंग्स है वहाँ। कमाल का संगम है संस्कृति का। और इसमें भारत का क्या रोल था? हम तो बिल्कुल बीच में पड़ते थे। भारत तो एक तरह से केंद्र में था, एक बहुत अहम कड़ी। देखिए, व्यापार मार्ग बल्क से होते हुए तक्षशिला आते थे, फिर मथुरा, पाटलिपुत्र और बंदरगाह जिसे ताम्रलिप्ति, यहाँ से सामान आगे जाता था। यहाँ तक कि हमारे कवि कालिदास ने भी अपने नाटकों में चीनांशुक का जिक्र किया है। चीनांशुक मतलब चीनी रेशम। वाह जी। अच्छा, ये तो हुई बड़ी तस्वीर, लेकिन क्या इसका असर भारत के किसी खास हिस्से पर ज्यादा पड़ा? जैसे कश्मीर, वहाँ की कारीगरी तो बहुत मशहूर है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। कश्मीर पर इसका गहरा असर पड़ा, खासकर 15वीं सदी में। उस समय कश्मीर के सुल्तान थे ज़ैनुल आबिदीन, जिन्हें लोग प्यार से बुटशाह यानी महान राजा भी कहते थे। अच्छा। उन्होंने मध्य एशिया से समरकंद, बुखारा जैसे शहरों से माहिर कारीगरों को कश्मीर बुलाया। अच्छा, तो बाहर से कारीगर आए। हाँ, और इसी मेल जोल से कश्मीर की खास कलाएं निखरी, जैसे लकड़ी पर वो बारीक नक्काशी, पश्मीना शॉल की बुनाई, फारसी डिजाइन वाले कालीन, वो गांठ वाले। हाँ, नॉटेड कारपेट्स। बिल्कुल। और सोजनी जैसी कढ़ाई, कागज की लुगदी से बनने वाली चीजें, पेपर मैशी जिसे कहते हैं, और वो खत्म बंद वाली लकड़ी की छतें, ये सब उसी दौर की देन है। कमाल है। और इनमें से कई चीजों को तो अब जीआई टैग भी मिल चुका है, मतलब उनकी पहचान और क्वालिटी की गारंटी। और हाल ही में श्रीनगर को यूनेस्को ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया है। वो इसी विरासत का सम्मान है। ये तो वाकई बड़ी दिलचस्प जानकारी है। अच्छा, मैंने स्रोतों में एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात पढ़ी। क्या ये सच है कि इस रेशम मार्ग का रास्ता वो बदल गया था? मतलब हमेशा एक ही रूट नहीं था? हाँ, ये हाल की रिसर्च में सामने आया है और बहुत रोचक है। पहले जो मुख्य रास्ता था वो तारिम बेसिन से होकर जाता था, तकला मकान रेगिस्तान के किनारे किनारे। लेकिन लगता है कि लगभग 420 से 850 ईस्वी के आसपास जलवायु में बड़ा बदलाव आया। जलवायु में बदलाव कैसे? मौसम ठंडा और ज्यादा सूखा हो गया। अब रेगिस्तान के किनारे तो वैसे ही पानी की कमी होती है। हाँ, बिल्कुल। सूखे की वजह से तारिम बेसिन के जो नखलिस्तान थे, जो पड़ाव थे, वहाँ पानी की भारी कमी हो गई। अरे, तो मतलब प्रकृति ने रास्ता बदलवा दिया। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। पानी नहीं तो कारवा कैसे चलेंगे? तो कारवा उत्तर की तरफ मुड़ गए, तियानशान पहाड़ों के पार। एक दूसरा बेसिन है जुंगर बेसिन, वहाँ पानी ज्यादा आसानी से मिलता था, तो वो रास्ता ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। अच्छा। और बाद में जब मौसम थोड़ा ठीक भी हुआ, तब तक राजनीतिक हालात बदल चुके थे। तिब्बती साम्राज्य काफी ताकतवर हो गया था और उनका चीन के तांग राजवंश से टकराव चल रहा था। तो शायद सुरक्षा की वजह से भी ये उत्तरी रास्ता ही ज्यादा पसंद किया जाने लगा। तो ये इतना बड़ा नेटवर्क ये हमेशा नहीं चला, इसका अंत कैसे हुआ फिर? नहीं, हमेशा एक जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे इसका महत्व कम होता गया। एक बड़ी वजह थी समुद्री रास्तों की खोज। हाँ, वास्को डी गामा वगैरह। बिल्कुल। 15वीं सदी के आखिर में यूरोपीय नाविकों ने
समुद्र के रास्ते एशिया तक आना शुरू कर दिया। वो रास्ता अक्सर ज्यादा तेज और सस्ता पड़ता था। और दूसरा बड़ा कारण था 1453 में ऑटोमन साम्राज्य का कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा। इससे यूरोप और एशिया के बीच का जो जमीनी व्यापार था उसमें बड़ी रुकावट आई। तो इन सब वजहों से ये पुराने जमीनी रास्ते धीरे धीरे कम इस्तेमाल होने लगे। लेकिन देखिए इतिहास कैसे घूमकर वापस आता है। आज चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, हाँ BRI, पहले ओबोर कहते थे, वन बेल्ट वन रोड। जी, वो असल में इसी प्राचीन रेशम मार्ग की सोच को एक नए आधुनिक रूप में जिंदा करने की कोशिश है। एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क बनाने का प्लान। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे पुराने मार्ग ने उस वक्त की दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदला था, वैसे ही आज BRI पर बहस है कि ये कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन और व्यापार को बदल रहा है। इतिहास दोहरा रहा है खुद को। यूनेस्को भी इसे सिर्फ व्यापार मार्ग नहीं बल्कि वार्तालाप का मार्ग, डायलॉग रूट मानता है, संस्कृतियों के बीच बातचीत का जरिया। तो ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी प्रासंगिक है और ये सोचने पर मजबूर करता है। जैसे उस जमाने में जलवायु और राजनीति ने दुनिया के जुड़ने के रास्ते तय किए, उन्हें बदला। क्या आज के हालात जैसे क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजी, बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्या ये सब मिलकर हमारे भविष्य के ग्लोबल कनेक्शन और व्यापार के तरीकों को फिर से पूरी तरह बदल देंगे? यकीनन ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।